क्या नकेल कसी जा सकती है? क्या प्रधानमंत्री निरंकुश या तानाशाह भारत में हो सकता है? इस पहलू के ऊपर हमने ये टॉपिक बनाया है। ये टॉपिक आपको ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या आपको जीएस में, निबंध में, इंटरव्यू में आपको हर दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। और एक आम लोगों के लिए भी, आपको जिनका कंपटीशन के एग्जाम से कोई वास्ता नहीं है ना, उनके अंदर भी इसकी समझ होनी जरूरी है। क्योंकि आज की डेट में प्रधानमंत्री के ऊपर अक्सर बातें होती है कि हमारा प्रधानमंत्री तानाशाह हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, हिटलर बन जाएगा। तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि क्या भारत में प्रधानमंत्री हिटलर बन सकता है, तानाशाह हो सकता है? ये हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे। तो ये है प्रधानमंत्री पर बंधन या नकेल, है ना। ये है पीएम पर नकेल या बंधन, या कहां तक वो निरंकुश हो सकता है, उसके निरंकुश और तानाशाह होने के मार्ग में किस तरह की आपको रुकावटें हैं, जंजीरें हैं, जो हमें समझनी है। आपको मैं बता दूं कि भारत में जो संवैधानिक जो सिस्टम जो अपनाया गया है वो मंत्रिपरिषदीय प्रणाली है। इसका मतलब कि सरकार की जो कार्यकारी शक्ति है, सरकार आपको चलाने की जो शक्ति है, वो आपको मंत्रिपरिषद में सौंपी गई है। माने आपको फॉर्मली राष्ट्रपति में सौंपी गई है, लेकिन रियलिटी में जो है राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, यानी कि मंत्रिपरिषद को ये शक्तियां सौंपी गई है। लेकिन व्यवहार में मंत्रिपरिषद जो काम करती है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चूंकि काम करती है, तो इन शक्तियों का व्यवहार में इस्तेमाल जो रियल में करता है वो प्रधानमंत्री करता है। क्योंकि भारत में जो व्यवहारिक राजनीति है वो प्रधानमंत्री के आसपास ही घूमती है। जो लोकसभा के चुनाव लड़े जाते हैं प्रधानमंत्री के नाम पर लड़े जाते हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़े जाते हैं। तो जब उनके नेतृत्व में, उनके नाम पर हम वोट मांगते हैं और उसके आधार पर जब चुनाव जीतते हैं, तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री की ताकत ज्यादा होगी और जैसा प्रधानमंत्री चाहेंगे अन्य मंत्री वैसा ही करेंगे। तो इसलिए व्यवहार में क्या होता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की स्थिति जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाती है, और इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि मंत्रिपरिषद वही करती है जो प्रधानमंत्री चाहता है। यानी वैसी ही नीतियों और कानूनों पर मंत्रिपरिषद विचार करेगी और उस पर वही राय बनाएगी जो प्रधानमंत्री चाहेंगे। आपको भारत में नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और उसके बाद कुछ हद तक वाजपेयी सरकार भी और मोदी जी, ये एक मजबूत प्रधानमंत्री रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि भारत के शासनकाल का जो एक मैक्सिमम हिस्सा जो है इन्हीं प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में गुजरा है। बाकी गुजराल है या आपको चरण सिंह है, चंद्रशेखर है, या आपको ये मोरारजी देसाई है, तो इनका कार्यकाल बहुत संक्षिप्त भी रहा और ये पावरफुल प्रधानमंत्री भी नहीं रहे हैं। क्योंकि इनके नाम पर कभी चुनाव नहीं जीता गया, इनका अपने पार्टी पर या मंत्रियों पर इतनी पकड़ मजबूत नहीं थी। तो व्यवहारिक राजनीति में एक बड़ा हिस्सा जो है वो, उसमें सरकार के ऊपर प्रधानमंत्री का नियंत्रण बहुत मजबूत रहा है। नेहरू जी बहुत ही पावरफुल प्रधानमंत्री माने जाते हैं, लेकिन चूंकि वो संवैधानिक ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय आंदोलन का आदर्श उनके अंदर उस समय मौजूद था, और वो नहीं चाहते थे कि आरंभिक समय में ही, मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी छवि एक इस तरह के प्रधानमंत्री की बने जो निरंकुश होकर काम कर रहा हो। तो वो लोकतांत्रिक छवि के साथ ही वो काम करना चाहते थे। यही वजह है कि नेहरू जी शक्तिशाली होने के बावजूद जो है मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर काम करते थे, मंत्रिपरिषद की सलाह मशविरा के आधार पर काम करते थे। लेकिन उसके बाद आपको इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और आपको
आपको मोदी जी के शासनकाल में यह माना जाता रहा है कि मंत्रिपरिषद की भूमिका एक रबर स्टाम्प की तरह है ना। आपको जो प्रधानमंत्री चाहते हैं मंत्रिपरिषद वही करती है। मंत्रिपरिषद पर पूरा कंट्रोल प्रधानमंत्री का, जिसको चाहे मंत्री बना दे, जिसको चाहे जो दर्जा दे दे, जिसको चाहे मंत्रालय में फेरबदल कर दे, हटा दे, जो कुछ भी करे आपको प्रधानमंत्री की ही चलती है। सारे नीतिगत फैसले जो लिए जाते हैं, कानूनी फैसले जो लिए जाते हैं या संवैधानिक सुधार के फैसले हो, कुछ भी कोई भी फैसले हो, वो प्रधानमंत्री कार्यालय में ही तय करता है। वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तय होते हैं। तो इसलिए कई बार यह आशंका जताई जाती है कि क्या भारत में प्रधानमंत्री जो है वो आपको तानाशाह बनने की ओर अग्रसर है, हिटलर बनने की ओर अग्रसर है, क्या निरंकुश हो सकता है। तो आपको मैं बता दूं कि ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं, है ना, जो हमारे सिस्टम में एक्टिव रहती है, जिसकी वजह से आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री कभी भारत में तानाशाह नहीं बन सकते। हाँ, एक मजबूत प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन यह मजबूती तानाशाही का रूप नहीं ले सकती, निरंकुशता का रूप नहीं ले सकती। तो किस तरह के बंधन प्रधानमंत्री पर काम करते हैं, कौन सी चीजें प्रधानमंत्री पर किस तरीके से नकेल कसती है और उसको अपनी सीमा से बाहर जाने से रोकती है, उसको हम लोग यहां समझेंगे। देखिए, पहला बंधन जो है वो तो संविधान का है। हमने संवैधानिक शासन प्रणाली अपनाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल हमने सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अपनाया है ना। संविधान में जो फिलोसफी है, संविधान में जो प्रिंसिपल है, संविधान में जो गोल दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, जो अलग अलग जो प्रोविजन है ना, सरकारों के बीच जो पावर्स का जो विभाजन किया गया है, शक्तियों का जो विभाजन किया गया है ना, उन शक्तियों पर जो अलग अलग बंधन जो लगाए गए हैं, वो सब जो है सरकार पर लागू होते हैं और प्रधानमंत्री को इसी दायरे के अंदर रहकर काम करना पड़ता है। अगर वो संविधान के दायरे से बाहर होकर काम करेंगे तो यहां पर दो रुकावट है। एक है राष्ट्रपति के तौर पर, है ना, राष्ट्रपति जो है फर्स्ट, एक तरह से कह सकते हैं संविधान के रक्षक में पहले सोपान की भूमिका निभाता है, ये पहले स्टेज की भूमिका निभाता है। कोई भी सरकार में जो काम होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, मैं आपको बता दूं। और जब तक आपको सरकार के फैसले पर राष्ट्रपति की मुहर नहीं लगती है, वो सरकार का फैसला नहीं होता। तो चाहे हम कोई कानून बना रहे हो आपको संसद में, है ना, या कोई संवैधानिक संशोधन हम कर रहे हो या कोई नीतिगत फैसले हम ले रहे हो, वो सब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए पहुंचते हैं। और राष्ट्रपति को अगर ये लगता है कि वो चीजें संवैधानिक भावना के विपरीत जा रही है, जो आपको संविधान में हमारा जो लोकतांत्रिक आदर्श है, जो प्रस्तावना में जो दिया गया आदर्श है, जो अलग अलग प्रोविजंस जो है ना, उसकी मूल भावना को ये खंडित कर रहा है, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है ना, हमारे सारे जो ये आपको संविधान के जो ताने बाने को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसी स्टेज पर राष्ट्रपति जो है उसको मंजूरी देने से मना कर सकता है, वीटो लगा सकता है, या उसको अपने पॉकेट पे रखकर पेंडिंग डाल सकता है ना, उस पर कोई एक्शन वो नहीं लेगा। आपको जनरली माना जाता है कि राष्ट्रपति आपको जब प्रधानमंत्री की कृपा से आपको राष्ट्रपति बनता है, जैसे कोविंद के शासन में आप देख रहे हैं कि कोविंद जी आपको मोदी, अमित शाह वगैरह के कृपा से ही राष्ट्रपति बने, ऐसा माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का रवैया प्रधानमंत्री के प्रति काफी अनुग्रह वाला हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रपति जो है संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी निभाता है। वो प्रधानमंत्री के पहले जो है देश के प्रति जिम्मेदार होता है, देश के संविधान के प्रति जिम्मेदार होता है ना, वो देश का पहला नागरिक होता है। तो कोई भी राष्ट्रपति चाहे कितना भी लॉयल हो प्रधानमंत्री के प्रति, अगर उसको लगेगा कि प्रधानमंत्री सारी आप मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये हमारे संविधान की मर्यादाओं और ढांचों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है पहले राष्ट्रहित की सोचेगा, है ना, पहले देश हित की सोचेगा, जनहित की सोचेगा, है ना, फिर कोई काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा, है ना, वो आपको
ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी देने से मना कर देगा। राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री से दोस्ती चाहे कितनी भी अच्छी हो, वो तभी तक रहेगी जब तक प्रधानमंत्री जो है संविधान के दायरे में रहकर काम कर रहा है। अगर वो संविधान के दायरे से बाहर जाके तानाशाह या हिटलर वो बनने की कोशिश करेगा, तो ऐसे में राष्ट्रपति मोस्ट आपको चांसेस है कि राष्ट्रपति उसको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो संविधान का अल्टीमेटली वो रक्षक है। अगर राष्ट्रपति ने अपनी ये भूमिका नहीं माने, एक ऐसा रहा कि राष्ट्रपति इतना माने अनैतिक हो गया कि संबंधों के लिए जो अपने राष्ट्रीय हित को छोड़ दिया, या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वो राष्ट्रीय हित को आपको जो ताक पर रख दिया और इस तरह के प्रस्ताव को इसने मंजूरी दे दी, तो उसके बाद यहां बैठी है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम है सरकार के कामों पर संवैधानिक नजर रखना, अर्थात सरकार के कानून, सरकार के प्रस्ताव, सरकार की नीतियां, जो भी सरकार काम कर रही है वो संविधान के दायरे के अंदर कर रही है या नहीं कर रही है, यह देखना न्यायपालिका का काम है। अगर आपको प्रधानमंत्री संविधान की मर्यादा से बाहर जाके काम करते हैं, तो न्यायपालिका अपनी स्व प्रेरणा से भी उस मामले पर सुनवाई कर सकती है, या कोई संगठन, कोई व्यक्ति इस मामले को लेकर न्यायपालिका के पास जा सकता है। और न्यायपालिका को लगता है कि यहाँ आपको प्रधानमंत्री जी की है ना, या मोदी जी की नीयत अच्छी नहीं है ना, मोदी जी तानाशाह बनना चाह रहे हैं, ये संविधान में कुछ इस तरह का छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं जो इसके मूल ढांचे के अगेंस्ट जा रहा है, ये इस तरह से शक्तियों को अपने पास संगठित करना चाह रहे हैं, है ना, जो हमारे लोकतांत्रिक आदर्श के विपरीत है, संवैधानिक आदर्श के विपरीत है, तो फिर आपको न्यायपालिका जो है आपको मोदी के या हमारे प्रधानमंत्री जी के, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसके इस कदम पर वह जो है रोक लगा देगा, और यहां जैसे रोक वो लगाएगा वो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो है न्यायपालिका ही संवैधानिक आधार पर किसी चीज को सही या गलत साबित करती है, और मूलभूत ढांचे की संकल्पना के आधार पर न्यायपालिका का यह अधिकार और बढ़ गया है। यानी कि अगर कोई प्रावधान एक्सप्रेस रूप में संविधान में नहीं भी लिखा हुआ है, लेकिन न्यायपालिका को लगता है कि वो संविधान की मूल भावना, मूल ढांचे, जो उसकी असली चीज है ना, उसको नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस आधार पर भी न्यायपालिका प्रधानमंत्री के किसी भी इस तरह के कदम को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, उसको निरस्त कर सकती है। तो ये चीज है। संविधान के अलावा संसद भी है जो प्रधानमंत्री की शक्ति पर नियंत्रण रखे। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको प्रधानमंत्री तभी तक प्रधानमंत्री रखते हैं जब तक संसद का समर्थन होता है ना। उसको अपने हर काम को लीगल स्वरूप देने के लिए जो है संसद की सहमति प्राप्त करनी जरूरी होती है। प्रधानमंत्री तभी तक प्रधानमंत्री रह सकता है जब तक कि लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। तो यहाँ मूल चीज है कि संसद को बिल्कुल असंतुष्ट करके प्रधानमंत्री काम नहीं कर सकता। तो अगर ये कोई भी ऐसा कदम उठाता है तो संसद में जो है आपको सारे लोग इसी की पार्टी के नहीं होते हैं, विपक्ष के भी लोग होते हैं, और पार्टी के अंदर भी कई ऐसे आपको घटक दल होते हैं या आपको सदस्य होते हैं जिनकी एक अंतरात्मा होती है, जिसकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा होती है, और उनको लगता है कि हमारा प्रधानमंत्री जो है वो देश के अहित में जा रहा है, ये कुछ आपको तानाशाही प्रकृति की तरफ बढ़ रहा है, जो हमारे संवैधानिक आदर्शों के आपको प्रतिकूल काम कर रहा है। तो संसद में इस पे हंगामा हो सकता है। संसद ऐसी कार्रवाइयों को आगे नहीं बढ़ने देगी, है ना। आलोचना, हंगामा, बहस, जितनी भी चीजें हम लोग संसद में देखते हैं वो सब चलेगी, और सबको नाखुश करके, सबको बायकॉट करके लोकतांत्रिक सिस्टम में कोई भी प्रधानमंत्री जो है अपने एजेंडे को आगे आपको नहीं बढ़ा सकता है ना। मान लीजिए संसद की कार्रवाई हम न चलने दें, सब आपको वॉकआउट कर दें, पूरी हंगामेबाजी चल रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय नजर भी होती है, देश की मीडिया की नजर होती है, सबकी नजर होती है। तो वहां कोई भी ऐसा नहीं होता कि तोप चला के अपना कानून हम पारित कर देंगे। तो सरकार को वहां झुकना पड़ता है, अपनी तानाशाही या अपनी महत्वाकांक्षी शक्ति को बढ़ाने की इच्छा को जो है फिर वहां कंट्रोल करना पड़ता है। इसके बाद विपक्ष है। विपक्ष हमेशा इसका काम ही होता है सरकार पर नजर रखना।
ये तो सही काम की भी आलोचना करता है, तो कोई गलत काम अगर पीएम कर रहा होगा जो हमारे संवैधानिक आदर्शों के प्रतिकूल है, जहां आपको प्रधानमंत्री के अंदर आपको तानाशाही प्रवृत्तियां दिख रही होगी, तो विपक्ष तो अपने हमले और जोर शोर से वो करेगा, है ना। वो मीडिया के माध्यम से हमले करेगा, रोड पे जाके करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, संसद में करेगा, है ना, आपको हड़ताल करके करेगा, बंद करेगा, अलग अलग तरीके से जो है पूरे देश में ये हंगामा मचा देगा कि भैया आप जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नियत अच्छा नहीं है, ये इस तरह के कानून के माध्यम से इस तरह की तानाशाही लाना चाह रहे हैं, भाई इससे आप लोग सावधान हो जाओ। तो ये विपक्ष जो है इस तरह की चीजें फिर आपको करेगा, और ऐसी स्थिति में जो है आपको प्रधानमंत्री के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वह अपने एजेंडे पर आगे बढ़ सके। विपक्ष के अलावा उनके अपने मंत्रिपरिषद के सदस्य, देखिए मंत्रिपरिषद में बहुत सारे टंडेल भी होते हैं, चापलूस भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ मंत्री होते हैं, है ना, जिनकी एक व्यक्तिगत गरिमा होती है, जिनका अनुभव होता है, जिनकी प्रधानमंत्री भी इज्जत करते हैं। उनके अनुभव, उनकी वरिष्ठता, है ना, उनकी साख, अब तक का योगदान सरकार में, पार्टी में, है ना। तो प्रधानमंत्री जो है आपको मंत्रिपरिषद में जब इस तरह के लोग जो होते हैं, तो वह भी कोई इस तरह की चीजें अगर होगी, उनको लगेगा कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ अलग ही राह पे जा रहे हैं, इनकी नीयत अच्छी नहीं लग रही है, तो ये मंत्री विरोध कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद में बात उठा सकते हैं, इस तरह के प्रस्ताव का विरोध कर सकते हैं, है ना, पार्टी तक बात पहुंचा सकते हैं, या प्रधानमंत्री को सावधान कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, और इसके माध्यम से ये प्रधानमंत्री को गलत रास्ते पर जाने पर या इनकी शक्तियों के गलत इस्तेमाल के ऊपर जो है ये नियंत्रण रखेंगे, है ना। और कोई भी कैप्टन चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कितना भी समझदार क्यों ना हो, वो पूरी टीम को अवॉइड करके जो है, टीम की भावनाओं को बिल्कुल साइड लाइन करके जो है काम नहीं कर सकता, कहीं भी नहीं कर सकता। आप अपने परिवार में सबको रुष्ट करके खुश आप रह नहीं सकते, या अपने मकसद में कामयाब आप हो ही नहीं सकते। तो सबको साथ लेके नहीं चलता है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है, सबको नहीं तो कुछ को तो साथ लेके चलना ही पड़ता है। इसके बाद है इनकी अपनी पार्टी। अपनी पार्टी, भाई देखिए, पार्टी किसी भी व्यक्ति को तभी तक अपना हीरो बनाती है जब तक उसको लगता है कि ये व्यक्ति जो है, ये हीरो जो है, पार्टी की नैया पार करा सकता है, पार्टी को चुनाव में जीत दिला सकता है ना, तभी तक। अगर पार्टी को लगेगा कि मोदी जी जो है आपको पार्टी की साख को खराब कर रहे हैं, इनकी निरंकुशता, इनकी तानाशाही प्रवृत्तियां, सबको साथ में लेकर न चलने की प्रवृत्तियां, इससे पार्टी की साख को नुकसान हो रहा है ना, जनता में पार्टी की छवि खराब हो रही है, अगले चुनाव में स्थिति गड़बड़ हो सकती है। तो पहले तो ये आपको मोदी जी को समझाएंगे, कन्विंस करेंगे, है ना। अगर नहीं समझेंगे तो क्या करेंगे, लोकसभा में अपने नेता का चुनाव फिर से करके जो है ये अपने नए नेता का चुनाव कर लेंगे और मोदी जी को रास्ता दिखा देंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं होता है। तो यहां पर भी पार्टी जो है, अल्टीमेटली ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनमत के आधार पर ही पार्टी चलती है, और पार्टी कोई ऐसा चीज आपको नहीं चाहेगी जिससे कि जो है एक व्यक्ति की कीमत जो है पूरी पार्टी को चुकानी पड़े, है ना, ये चीज। इसके बाद है मीडिया। आप देखते ही हैं, कोई भी सरकार का काम होता है, कोई फैसला, कानून, नीति, प्रोग्राम, कुछ भी ऐसे फैसले होते हैं, कुछ भी, है ना, टॉप लेवल के जो लीडर होते हैं खासकर, उन पर तो मीडिया का आपको सारा कैमरा ही लगा हुआ रहता है, तो उनकी हर चीज पर मीडिया की नजर होती है। मान लिया जाएगा आपको मोदी जी ने कोई ऐसा कानून पारित किया, कोई ऐसा आपको संवैधानिक संशोधन लाने की कोशिश की जिससे प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ जाए, है ना, प्रधानमंत्री जो है 5 साल की बजाय 10 साल के लिए प्रधानमंत्री रह सके, या प्रधानमंत्री की आपको शक्ति पर जो है न्यायिक या राष्ट्रपति का नियंत्रण कम हो सके, तो मीडिया इसकी धज्जियां उड़ा देगा। मीडिया में अलग अलग तरह के डिबेट होते हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट बुला के, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, है ना, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया, ये सब ऐसा तूफान ला देंगे कि प्रधानमंत्री के लिए अपने एजेंडे पर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आज की डेट में कहा जाता है मीडिया ही जो है आपको सरकार बनाता है और मीडिया ही सरकार गिराता भी है। और आप एक मीडिया
आप चैनल को खरीद सकते हैं, 2 को दबाव में ला सकते हैं, 3 को डरा सकते हैं, लेकिन पूरे देश के, पूरे विश्व के मीडिया को आप खरीद नहीं सकते, अपने प्रभाव में आप नहीं ला सकते। तो मीडिया भी इसकी शक्ति के ऊपर, इसकी तानाशाही के ऊपर अंकुश रखने का काम करती है। इसके बाद है जनमत, पब्लिक ओपिनियन। देखिए, जनमत राष्ट्रीय भी है, देश के अंदर का भी है और अंतरराष्ट्रीय भी है। आज की डेट पे अंतरराष्ट्रीय जो जनमत जो है, इसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया। आप देखते हैं कोई भी घटना होती है, या इराक में, सीरिया में, या अफगानिस्तान में, नेपाल में, बर्मा में, है ना, कहीं भी कोई भी घटना होती है, कोई शासक निरंकुश तरीके से सत्ता का अधिग्रहण करना चाहता है, कोई शासक निरंकुश तरीके से लोकतांत्रिक आवाजों को दबा के शक्ति अपने पास इकट्ठा करना चाहता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है तुरंत जनमत उसके अगेंस्ट हो जाता है ना। विश्व में जगह जगह उसके विरुद्ध धरना प्रदर्शन होने लगते हैं, सोशल मीडिया पर या अन्य तरीकों से जो है ना, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, अलग अलग आपको जो है विश्व के हिस्से में जो लोग हैं, वो इसके विरुद्ध आवाज उठाने लगते हैं। अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ये आवाज फिर उठने लगती है, और यह जो जनमत है फिर अपनी अपनी सरकारों पर, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर दबाव बनाता है कि वो अपने स्तर पर इस तरह की कोशिशों पर अंकुश लगाए या इसे नियंत्रित करने की कोशिश करे। तो फिर क्या करते हैं, देश के स्तर पर भी कोशिशें होती है। हम मान लिया जाए कि अमेरिका है, तो उसका जनमत जो है ना, वो इतना अगर स्ट्रॉन्ग अगर आपको दबाव डालेगा सरकार के ऊपर, तो सरकार भी मोदी को समझाएगी, अमेरिका की सरकार, भैया मोदी जी ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तब भी आप नहीं मानोगे तो हमारे जो जेट विमान है वो तैयार है ना, फिर हमें फिर दूसरा वो उपाय करना होगा। या थोड़ा नरम तरीके से भी समझा देते हैं कि सारी सहायता बंद कर देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे, अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पर आपको रोक लगा देंगे, आपसे सारे नाते हम तोड़ लेंगे। तो अलग अलग तरीके से साम दाम दंड वगैरह इस पे लगा के जो है इसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद अपने देश के अंदर का जनमत होता है ना। लोकतंत्र में जनमत ही सब कुछ होता है, जनमत के आधार पर ही सरकार बनती है और बिगड़ती है। ये जनता के बीच पॉपुलैरिटी है, जितने मोदी को मोदी बनाया, मोदी को इतना महान बना दिया, और यही जनमत मोदी के अगेंस्ट हो जाएगा तो ऊपर से उतार के नीचे भी ले आएगा। अगले चुनाव में आपको 100 सीटें न मिले, मोदी कहां चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो लोकतंत्र में असली शक्ति जो होती है वो जनता के पास होती है। जनता का क्या ओपिनियन है नेता के प्रति, पार्टी के प्रति, ये तय करता है कि उसकी शक्ति कैसी होगी। और कोई भी व्यक्ति, एक समझदार पीएम जो होगा, वो ये जानता होगा कि हम जनमत को असंतुष्ट करके हम शक्तिशाली नहीं बन सकते। तो जनमत को जब ये महसूस होगा, आम जनता जब ये देखेगी कि ये निरंकुश बनने की कोशिश कर रहा है, ये हमारे विश्वास का गलत फायदा उठा रहा है, हमने जो इसके ऊपर भरोसा किया, इस भरोसे का इस्तेमाल ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करने में कर रहा है, ये निरंकुश तरीके से सबकी आवाजों को दबा रहा है, तो जनमत इसके अगेंस्ट हो जाएगा। यह जनमत फिर विरोध में जो चेंज हो सकता है, विरोध आंदोलन बन सकता है, आंदोलन विद्रोह हो सकता है, और यह विद्रोह जो है अच्छी से अच्छी सरकारों को बेदखल कर सकता है ना। तो जनमत, और जनमत जिस तरफ होगा, ये मीडिया, पार्टी, है ना, विपक्ष, मंत्री, संसद के लोग, है ना, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, वो सब उसी तरफ होंगे, क्योंकि लोकतंत्र में असली चीज वही है। अगर जनमत की डिमांड अगर जेन्युइन है, तो ये सारी चीजें उसी हिसाब से टर्न अप ले लेगी। जो मंत्री इसके फेवर में भी होगा ना, वो भी इसके अगेंस्ट में आवाज को लगाना शुरू कर देगा। तो जनमत की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें मिलकर जो है ना, ये हमारी प्रधानमंत्री की शक्तियों को जो है संवैधानिक दायरे में रहकर काम करने के लिए बातें करती है ना। प्रधानमंत्री शक्तिशाली जरूर हो सकता है, नेचर की भी बात है, पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। कोई सॉफ्ट पर्सनैलिटी का होता है, कोई थोड़ा सा डोमिनेट पर्सनैलिटी का होता है ना। किसी को ऐसा लगता है कि सब कुछ जो सरकार में है, जो भी पावर है, वो मेरी पॉपुलैरिटी से हुआ है, तो थोड़ा अभिमान भी हो जाता है। तो थोड़ी सी उसके अंदर महत्वाकांक्षा अपनी चलाने की बढ़ सकती है ना। शक्ति की तरफ उसका ओरिएंटेशन बढ़ सकता है, लेकिन वह अपनी मर्यादा को नहीं भूल सकता। मर्यादा अगर भूलेगा तो ये सब मिलके जो है उसको उसका औकात और मर्यादा दिखा देंगे।
इसीलिए बेफिक्र रहिए। भारत में आपको प्रधानमंत्री या वो मोदी जी हो या इंदिरा जी हो या कोई भी हो, कोई भी जी हो, उसके निरंकुश होने की, तानाशाह होने की कतई संभावना नहीं है ना। ये चीज है। तो आज की क्लास इसी के ऊपर थी। हमारे BIS चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और कमेंट्स पे लिखें, जिससे हमें पता चले कि क्या चीजें आप सोच रहे हैं। कोई और टॉपिक है ना, कोई डिमांड आपकी हो, कमेंट्स में आप डालें, उस पर हम वीडियो आपको बनाएंगे। और एक बात और, हमारा अपना एप्स भी है BIS के नाम से, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स, पॉलिटी, गवर्नेंस के आपको कोर्स हैं। अगर आपको जरूरत है, आपको अच्छा लगे, तो आप प्ले स्टोर पे जाके वो ऐप्स डाउनलोड करें और वो कोर्स आप ले सकते हैं। और बाकी यूट्यूब को आप देखते रहें, इस तरह के रैंडमली आपको वीडियो काम के आते रहेंगे। स्प्रेड भी करें, इसको फैलाएं भी। थैंक यू।